हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर सैनिक छावनी से प्रारंभ हुए विद्रोह का छत्तीसगढ़ की स्वाधीनता संग्राम पर प्रभाव पड़ा एवं 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1857 में हुए सोनाखान विद्रोह के बारे में। तो सबसे पहले सोनाखान जमींदारी के बारे में एक छोटी सी पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। तो जब रतनपुर के कलचुरी शासक बहारेंद्र साय या बाहर साय का कार्यकाल था, उस समय बिसई ठाकुर बिंझवार के द्वारा बाहर साय को सैन्य सहायता दी गई थी, जिसके कारण उन्हें पुरस्कार स्वरूप यह भूभाग 1490 ईस्वी में प्राप्त हुआ एवं उन्होंने इस जमींदारी की स्थापना की। इसके बाद हम देखेंगे 1818 का समय, जिस समय मराठों के द्वारा 1817 में सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा उनकी पराजय हुई थी एवं संपूर्ण रतनपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षकों के अधीन अंग्रेजी प्रशासन प्रारंभ हुआ था, जिसमें सोनाखान के तत्कालीन जमींदार राम राय के द्वारा विद्रोह किया गया था, परंतु इस विद्रोह का दमन 1819 में कर दिया गया एवं राम राय को आजीवन किसी भी प्रकार का विद्रोह न करने की संधि पर हस्ताक्षर करा लिया गया। यह तो हो गई सोनाखान जमींदारी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति का सोनाखान की जमींदारी से किस प्रकार संबंध है। तो यह बात है सन 1856 की, जब सोनाखान समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भयानक सूखा पड़ गया था एवं सोनाखान के तत्कालीन जमींदार थे वीरनारायण सिंह। उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए समीप के गांव कसडोल के एक व्यापारी माखन साव से अनाज की मांग की, परंतु माखन साव ने अनाज देने में आनाकानी की, जिसके कारण वीरनारायण सिंह ने स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से उसके गोदाम को लूट लिया एवं केवल जितनी आवश्यकता थी उतना ही अनाज गरीबों में बांट दिया। उन्होंने न केवल ज़रूरतमंद किसानों को अनाज बांटा, वरन इस घटना के बाद वीरनारायण सिंह ने 29 अगस्त 1856 को अपने इस कार्य के संबंध में जानकारी डिप्टी कमिश्नर को पत्र की सहायता से प्रदान की। साथ ही व्यापारी माखन साव द्वारा उनकी क्षति के विषय में भी शिकायत भेजी गई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने 24 अक्टूबर 1856 को, जब वीरनारायण सिंह जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ से यानी कि संबलपुर से उन्हें बंदी बना लिया गया एवं रायपुर के बंदी गृह में कैद कर लिया गया। वीरनारायण सिंह रायपुर के बंदी गृह में कैद थे। उसी समय मई 1857 को देशव्यापी विद्रोह प्रारंभ हो गया तथा इस विद्रोह का प्रभाव यहाँ के स्थानीय सिपाहियों पर भी पड़ा एवं स्थानीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने वीरनारायण सिंह को स्वतंत्रता संग्राम का नेता मानकर उन्हें जेल से मुक्त करा दिया गया। इस प्रकार 27 अगस्त की रात को वीरनारायण सिंह बंदीगृह से बाहर निकल गए एवं सोनाखान क्षेत्र जा पहुँचे। सोनाखान क्षेत्र पहुँचते ही उन्होंने आदिवासियों की सहायता से एक सेना का गठन किया एवं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए निकल पड़े। इस पर इलियट ने वीरनारायण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेशित किया एवं 20 नवंबर 1857 को लेफ्टिनेंट स्मिथ दल बल के साथ सोनाखान रवाना हुए। सोनाखान पहुंचने से पहले महानदी के तट पर स्थित भटगांव, कटंगी एवं बिलाईगढ़ के जमींदारों से इन्होंने दल बल हेतु सहायता मांगी एवं भटगांव, कटंगी और बिलाईगढ़ के जमींदारों ने उनकी सहायता भी की। इन तीनों जमींदारियों के सेना के साथ कैप्टन स्मिथ 30 नवंबर 1857 को देवरी पहुंचते हैं। देवरी के जमींदार वीरनारायण सिंह के काका यानी कि चाचा होते थे, परंतु पारिवारिक विवाद के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता करने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात उन्होंने भी अपनी सेना अंग्रेज़ों की सेना के साथ
जोड़ दी एवं कैप्टन स्मिथ संपूर्ण सेना के साथ सोना खान जा पहुँचे। सोना खान आने की जानकारी वीर नारायण सिंह को पहले से थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र गोविंद सिंह की सहायता से संपूर्ण सोना खान जमींदारी क्षेत्र के गांवों को खाली करा दिया था। कैप्टन स्मिथ एवं उनकी सेना ने खाली घरों को आग लगा दिया, जिस पर सोना खान की पहाड़ियों से वीर नारायण सिंह की सेना ने उन पर गोलियों के द्वारा हमला भी किया, परंतु लेफ्टिनेंट स्मिथ एवं सहयोगी जमींदारों की विशाल सेना का प्रतिरोध करना उचित नहीं था, अतः इस प्रतिरोध को व्यर्थ समझकर वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार वीर नारायण सिंह को लेफ्टिनेंट स्मिथ द्वारा गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया एवं उन पर एस्ट्रोसिया एक्ट का नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोसिया एक्ट के अधीन राजद्रोह का आरोप लगाया गया एवं चार्ल्स इलियट के द्वारा उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के एक प्रमुख चौराहे पर बंदी स्थिति में लाया गया एवं जनता के समक्ष ही फांसी दे दी गई। इस प्रकार 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद के रूप में वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। वीर नारायण सिंह के बलिदान का प्रभाव पड़ता है रायपुर के सैनिकों पर और रायपुर में सैन्य विद्रोह होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस सैन्य विद्रोह को। तो वीर नारायण सिंह के आंदोलन, वीरता, साहस और बलिदान से उत्तेजित होकर मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह एवं उनके 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या कर दी जाती है। जब मेजर सिडवेल अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं तो हनुमान सिंह मार्च पास्ट यानी कि परेड के संबंध में चर्चा करने के बहाने उनके कमरे में प्रवेश करते हैं एवं अपनी तलवार से उनकी हत्या कर देते हैं। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह एवं उनके साथियों का यह विद्रोह अल्पकालीन होता है एवं कोई निश्चित नीति न होने के कारण यह विद्रोह असफल हो जाता है। जैसे ही इस विद्रोह की सूचना लेफ्टिनेंट रिवोट एवं लेफ्टिनेंट स्मिथ को होती है, वे विद्रोह के दमन के लिए रायपुर स्थित छावनी में पहुंच जाते हैं एवं विद्रोही सैनिकों को बंदी बना लेते हैं। परंतु इन सिपाहियों में से जो हनुमान सिंह, जो कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता होते हैं, वे अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं एवं यहाँ से भाग जाते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा हनुमान सिंह को पकड़ने का बहुत प्रयास किया जाता है। अंग्रेज़ों ने उन्हें जिंदा या मृत पकड़ने पर 500 के पुरस्कार की घोषणा भी कर दी होती है, परंतु वे उन्हें पकड़ने में सफल नहीं होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान सिंह रायपुर में ही कहीं छिपे हुए थे, परंतु वे अंग्रेज़ों के हाथों नहीं आए थे। हनुमान सिंह ने अगली योजना बनाकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले में घुसकर उनकी हत्या करने का योजना बनाया। अतः उन्होंने 20 जनवरी 1858 की अर्धरात्रि को डिप्टी कमिश्नर के बंगले में घुसने का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास असफल रहा। इसके पश्चात वे वहां से भी भाग गए। रायपुर के सैन्य विद्रोह में शामिल सैनिकों को 22 जनवरी 1858 को रायपुर की जनता एवं सेना के समक्ष सभी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार रायपुर के सैन्य विद्रोह का दमन हो गया। इसके बाद देखते हैं उदयपुर के राजकुमारों का विद्रोह। उदयपुर जो क्षेत्र था वह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सरगुजा रियासत का करद राज्य था। सन 1852 को ब्रिटिश कंपनी द्वारा यहाँ के शासक कल्याण सिंह एवं उसके 2 भाइयों शिवराज सिंह एवं धीरज सिंह पर मानव वध का मनगढ़ंत आरोप लगाया गया एवं उन्हें गिरफ्तार करके रांची के जेल में भेज दिया गया। पर उनके राज्य उदयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तब अंग्रेज़ों का प्रभाव रांची जेल में कम हो गया, जिसके कारण वे रांची जेल से भाग गए एवं उन्होंने अपनी सेना बनाई, जिससे दोनों के मध्य संघर्ष हुआ एवं रण क्षेत्र में ही कल्याण सिंह एवं धीरज सिंह की अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाती है। सन 1859 तक शिवराज सिंह द्वारा विद्रोह किया जाता है,
जिसका दमन रायगढ़ के शासक देवनाथ सिंह एवं अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। शिवराज सिंह इस विद्रोह में परास्त हो जाते हैं एवं उन्हें बंदी बनाकर काला पानी की सज़ा दी जाती है एवं अंडमान जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार इस विद्रोह का दमन हो जाता है। अगला हम देखेंगे संबलपुर का विद्रोह। यह विद्रोह सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रारंभ हुआ था, परंतु इसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। हुआ यह था कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज़ों द्वारा संबलपुर रियासत में एक कठपुतली शासक की स्थापना हेतु प्रयास किया गया, जिसके विरोध में 1833 ईस्वी में संबलपुर रियासत के जो महत्वपूर्ण जमींदारी थी बरगढ़ के गोंड जमींदार थे अजीत सिंह, इनके द्वारा विद्रोह किया गया, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया एवं इस विद्रोह के दमन करने के बाद भी अंग्रेज़ों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार राजाओं का क्रम परिवर्तित होता गया। इस पर सुरेंद्र साय के समर्थक गोंडों की क्रोध अग्नि भड़क उठी एवं उन्होंने लखनपुर के गोंड जमींदार बलभद्र दाऊ के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में अंग्रेज़ों एवं विद्रोहियों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें सुरेंद्र साय एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उन्हें आजीवन कारावास का दंड देकर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। यह तो थी 1857 के पूर्व तक की घटना। जब सुरेंद्र साय एवं उनके साथी हजारीबाग जेल में थे, उसी समय मई 1857 को जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि भड़क उठती है, तब यहाँ के सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह कर दिया जाता है एवं विद्रोहियों के द्वारा इन्हें मुक्त करा लिया जाता है। मुक्त होने के बाद सुरेंद्र साय एवं उसके साथी संबलपुर पहुँचते हैं एवं अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करते हैं। इनके निकटवर्ती जमींदारों के द्वारा इन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार सुरेंद्र साय का विद्रोह 1857 से 1864 तक जारी रहता है। इसी समय अप्रैल 1862 में इम्फे को संबलपुर का डिप्टी कमिश्नर बनाया जाता है एवं पदभार ग्रहण करते ही विद्रोहियों के प्रति शांतिपूर्ण नीति का ये अनुसरण करते हैं एवं यह आश्वासन देते हैं कि यदि विद्रोही आत्मसमर्पण कर देते हैं तो सुरेंद्र साय एवं अन्य जमींदारों को उनकी जमींदारी एवं ज़मीन वापस कर दी जाएगी। इस पर सुरेंद्र साय आत्मसमर्पण कर देते हैं, परंतु अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें छलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं गिरफ्तार करके असीरगढ़ जेल भेज दिया जाता है एवं असीरगढ़ जेल में ही 1884 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सुरेंद्र साय को 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद के रूप में याद किया जाता है। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा विला टेलीग्राम चैनल में CGPSC प्री के क्विज का आयोजन किया जाता है, इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।